मोहिनी दुल्हन के जोड़े में सजी अपने कमरे में बैठी थी और राजेश का इंतजार कर रही थी। तभी उसकी सास उमा कमरे में आ जाती है। बहू, लाओ जल्दी से ये सोने का हार उतार कर मुझे दो, बहुत सच संवर ली अब तक। पर माँ जी, ये हार तो राजेश ने मुझे सगाई के समय उपहार में दिया था और कहा था ये उनकी माँ की निशानी है। हे भगवान, अब यही दिन देखना बाकी रह गया था। आखिर नई बहू ने मुझे सौतेली कह ही दिया। रहने दो बहू, मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्या हुआ माँ? मोहिनी माँ को क्या हुआ है? राजेश बेटा, मैं तो बहू से कह रही थी कि अपना सोने का हार उतार कर मुझे दे दे। आजकल चोर उचक्कों का जमाना है, इसलिए मैं अलमारी में संभाल कर रख दूंगी। पर उसने मुझे बोला कि मैं तुम्हारी सौतेली माँ हूँ, तो ये मुझे अपना हार नहीं देगी। माँ जी, आप ये कैसी बात कर रही हैं? राजेश, मैंने माँ जी को ऐसा कुछ नहीं कहा। मोहिनी, ये हार उतार कर माँ को दे दो, मुझे और कुछ नहीं कहना सुनना। मोहिनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपना सोने का हार गले से उतारकर उमा के हाथ में दे देती है। उमा मन ही मन मुस्कुरा रही थी। उमा राजेश की सौतेली माँ थी। जब राजेश 10 साल का था तब उसके पिता ने दूसरी शादी की थी। शादी के बाद उमा ने राधिका और नीरज को जन्म दिया। 2 साल पहले राजेश के पिता का देहांत हो गया। उमा चाहती है कि वो किसी तरह राजेश को इस घर से निकाल दे, इसीलिए वो राजेश को अपनी मीठी मीठी बातों में फंसाकर एक दिन कुछ ऐसा ही करने वाली है जिस बात से राजेश बिल्कुल बेखबर है। माँ, मैं आज से दुकान पर नहीं बैठूंगा। पर क्यों बेटा? आखिर तू दुकान पर बैठने के लिए क्यों मना कर रहा है? तुझे पता है ना, राजेश तेरे बिना अकेला पड़ जाएगा। वो सारा दिन दुकान कैसे संभालेगा? नीरज, थोड़े और आंसू बहा ले, वो सामने से राजेश आ रहा है। क्या हुआ नीरज, कोई परेशानी है क्या? आज तुम दुकान जाने के लिए तैयार भी नहीं हुए हो। मैं दुकान पर नहीं जाऊंगा। मुझे सारे लोग सौतेला बोलते हैं। वो हमेशा यही कहते हैं कि वो दुकान राजेश भैया की है और मैं वहां पर नौकर हूं। दुकान के बोर्ड पर भी राजेश भैया का नाम लिखा है और जायदाद में भी दुकान भैया के ही नाम है। पर नीरज बेटा, अब राजेश ये मकान और दुकान हमारे नाम थोड़ी कर देगा। तेरे पिताजी ने बचपन में ही ये मकान और दुकान राजेश के नाम कर दी थी। मेरी वजह से ये सब हो रहा है। मैं एक सौतेली माँ जो ठहरी। माँ, ऐसा मत कहो। आज कह दिया है, आगे से ना कहना। मैंने आप तीनों को कभी भी सौतेला नहीं माना। और रही बात मकान और दुकान की, तो मैं ये मकान और दुकान नीरज के नाम कर देता हूं। सुनो, आप ऐसे मकान और दुकान से अपना नाम मत हटाओ, थोड़ा सोच लो। देखा राजेश बेटा, अब तो मोहिनी बहू हम पर विश्वास ही नहीं करती। तू रहने दे बेटा, मैं अपने दोनों बच्चों को लेकर कहीं दूर चली जाऊंगी। मां, आप मोहिनी की बातों का बुरा मत मानो। ये लो, मैंने मकान और दुकान दोनों पर नीरज का नाम लिख दिया है। आज से ये मकान और दुकान नीरज की हुई। राजेश मोहिनी के मना करने के बाद भी मकान और दुकान नीरज के नाम कर देता है और फिर वो सब अपनी औकात पर आ जाते हैं। अब तुम दोनों के लिए यहाँ पर कोई जगह नहीं है। तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो। मैंने आपको कहा था ना, ये लोग बेईमान हैं, आपके अपने नहीं है, पर आपने मेरी एक बात नहीं मानी। माँ, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। मैंने आपको माँ का दर्जा दिया है, इसलिए अगर इसमें आपको खुशी मिलती है तो यही सही। हम दोनों यहाँ से चले जाएंगे। चलो मोहिनी। राजेश बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है, पर अब राजेश के पास कुछ भी नहीं था। मुझे माफ कर दो मोहिनी, मेरे कारण आज तुम्हें कितना दुख देखना पड़ रहा है। ऐसा मत कहो राजेश, हम दोनों ने एक साथ दुख सुख बांटने की कसमें खाई थी। तुम यहाँ पेड़ के नीचे बैठो, मैं सामने से पानी भर कर लाता हूँ। राजेश पानी भरने चला जाता है। तभी मोहिनी की नजर एक बूढ़े व्यक्ति पर पड़ती है जो अचार का ठेला लेकर घूम रहा था। वो अचानक जमीन पर गिर जाता है। बाबा, क्या हुआ? आप ठीक तो हो? राजेश, जल्दी से पानी लेकर आओ। ये लो बाबा, पानी पी लो। जीती रहो बेटी, धूप तेज थी, शायद इसीलिए चक्कर आ गया। चलिए बाबा, हम आपको आपके घर तक छोड़ देते हैं। मोहिनी और राजेश उस बूढ़े व्यक्ति को घर तक छोड़ते हैं। वो बूढ़ा एक पुराने घर में रहता था। आप यहाँ अकेले रहते हो बाबा? आपके परिवार के और लोग? क्या करूं बच्चों, बेटा बहू मुझे घर में अकेला छोड़कर चले गए और बड़े घर में रहने लगे। मेरी पत्नी अचार बनाने का काम करती थी,
पर 6 महीने पहले वो बेटे के गम में इस दुनिया से चली गई। उसके बाद से अब मैं ये काम कर रहा हूं, पर उम्र के साथ अब नहीं हो पाता। बाबा, हम लोग भी किस्मत के सताए हुए हैं। अगर आप कहें तो ये अचार बनाने का काम मैं शुरू कर सकती हूँ। क्यों राजेश, बाबा को भी इससे आराम मिलेगा। तुम ठीक कह रही हो मोहिनी। बाबा, आज से आपकी देखभाल करना हमारा फर्ज है। आपके रूप में हमें एक पिता मिल गए हैं। जीते रहो मेरे बच्चों। उस दिन से मोहिनी और राजेश उस बूढ़े व्यक्ति के साथ रहने लगे। मोहिनी ने अपनी सोने की बालियां बेच दी और अचार का सामान ज्यादा मात्रा में खरीद लिया। वो तरह तरह के अचार बनाती और राजेश ठेले पर सारे मर्तबान रखकर मोहल्ले और बाजार में बेचता था। मोहिनी ने देखा कि अब धीरे धीरे कमाई होने लगी है, तो उसने राजेश के साथ मिलकर किराए की एक छोटी दुकान भी खरीद ली, जिसमें वो अचार और मुरब्बे रखने लगी। अब उन दोनों की कमाई अच्छी होने लगी थी। धीरे धीरे समय बीता और राजेश और मोहिनी ने अपने अचार के काम को पूरे शहर में प्रसिद्ध कर लिया। तरह तरह के अचार, चटनी, मुरब्बे, पापड़, इन सब की दुकान शहर में उनकी बहुत मशहूर हो गई। अब वक्त आ गया था जब राजेश और मोहिनी ने मेहनत से खुद की दुकान खड़ी कर दी। बाबा, ये देखो आपकी अपनी दुकान। अब आप आज से यहाँ गल्ले पर बैठोगे। आप खुश हो ना बाबा? मैं बहुत खुश हूँ मेरे बच्चों। एक दिन राजेश और मोहिनी जब दुकान पर बैठे थे, तभी उमा राधिका के साथ वहां आती है। उसकी हालत बहुत खराब थी। वो दर दर भीख मांग रही थी। उसकी ये हालत देखकर राजेश और मोहिनी बहुत दुखी होते हैं। राजेश, तुम्हारे जाने के बाद नीरज ने जुए और शराब की लत में सब कुछ बर्बाद कर दिया और हम माँ बेटी को छोड़कर एक लड़की के साथ भाग गया। आज हम दोनों माँ बेटी दर दर भटक रहे हैं। हमें माफ कर दो राजेश बेटा। राजेश भैया, हमें माफ कर दो। राजेश और मोहिनी उमा और राधिका को सहारा देते हैं। उन दोनों को अपनी गलती का एहसास हो चुका था और उस दिन से वो राजेश के पास ही रहने लगती है। मीनाक्षी अपने पति मंगल और बेटे केशव के साथ माणिकपुर में रहती थी। मंगल की मजदूरी से घर चलाना बहुत मुश्किल था और मीनाक्षी चाहती थी कि केशव बड़ा होकर पढ़ लिखकर शहर में अच्छी नौकरी पर लग जाए। इसलिए मीनाक्षी चाहती थी कि वो भी कुछ काम करे ताकि केशव की पढ़ाई लिखाई का खर्चा निकल सके। मीनाक्षी के पास एक छोटी सी जमीन थी जहां पर वो बेल उगाया करती थी। गांव में किसी को भी बेल का फल चाहिए होता था, वो मीनाक्षी से मांग लिया करता था। अरे मीनाक्षी, जरा एक बेल तो तोड़ दे, आज बड़ा मन हो रहा है बेल खाने का। हाँ हाँ चाची, मैं अभी देती हूँ, तुम रुको, मैं लेकर आई। जीती रहे बहू, सचमुच तेरे में रत्ती भर भी अहंकार ना है। अच्छा, मैं चलती हूँ। ये केशव कहाँ रह गया? आज स्कूल से आने में इसने बहुत देर कर दी। अच्छा हुआ आप आ गए। क्या हुआ? अरे बात ही कुछ ऐसी है मीनाक्षी, ठेकेदार गांव छोड़कर जा रहा है। मेरे साथ और भी मजदूर थे जो बेचारे परेशान होकर वापस अपने अपने गांव चले गए। कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करेंगे, क्या कमाएंगे और क्या खाएंगे। चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। तुम हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगा देती हूँ। माँ, जल्दी से कुछ खाने को दो, बहुत भूख लगी है। क्या बात है केशव, तूने आज स्कूल से आने में बहुत देर लगा दी। माँ, कल शिक्षक दिवस है तो हम बच्चे मिलकर मास्टर जी के लिए कविता तैयार कर रहे थे। बस उसी का अभ्यास कर रहा था। माँ, कल सब बच्चे मास्टर जी के लिए कुछ ना कुछ उपहार लेकर आएंगे। मैं भी चाहता हूँ कि कल शिक्षक दिवस पर मैं भी मास्टर जी के लिए कोई उपहार लेकर जाऊं, पर समझ नहीं आ रहा कि मैं उन्हें क्या दूं। एक काम करो, तुम कल मास्टर जी के लिए बेल ले जाना। फल तो खाया जाता है और वैसे भी गर्मी के दिन चल रहे हैं तो वो बेल को खा भी लेंगे। ठीक है माँ, मैं कल मास्टर जी के लिए बेल ले जाऊंगा। तुम पेड़ से तोड़कर मुझे बढ़िया बढ़िया बेल के फल दे देना। केशव खुश हो जाता है। अगले दिन मीनाक्षी उसे पके हुए बेल तोड़कर दे देती है। केशव बेल फल लेकर स्कूल जाता है और मास्टर जी को उपहार में देता है। अरे वाह, ये उपहार मेरे लिए बहुत कीमती है। बहुत बहुत शुक्रिया केशव बेटा। अपने माता पिता को मेरी तरफ से शुक्रिया कहना। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। मंगल काम ना मिलने की वजह से बहुत परेशान रहने लगा था। मीनाक्षी भी जब मंगल को चिंता में देखती तो उसे बहुत दुख होता था।
एक दिन केशव अपनी माँ के साथ बाजार गया तो रास्ते में उसे अपने मास्टर जी मिले। मास्टर जी नमस्ते। अरे केशव बेटा, तुम? नमस्ते बेटा, नमस्ते। नमस्ते मास्टर जी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। मंगल मिला था मुझे, बता रहा था जिस ठेकेदार के पास काम करता था वो शहर चला गया। जी मास्टर जी, इसी कारण बहुत परेशानी हो रही है। केशव को लेकर जो पढ़ाने लिखाने के सपने देखे थे वो पूरे होंगे भी या नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। काश मैं कोई काम कर पाती तो बहुत मदद मिल जाती। काम तो तुम अभी भी कर सकती हो, ये तो बहुत अच्छी बात है। हर व्यक्ति को मेहनत करनी चाहिए। पर मास्टर जी मैं ऐसा क्या काम करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। बेल का शरबत, हाँ, तुम बेल का शरबत बनाकर क्यों नहीं बेचती? तुम्हारे तो खुद के बेल के पेड़ हैं, तो तुम्हें कहीं से भी कुछ खरीदने की जरूरत नहीं है। तुम आराम से ये व्यापार शुरू कर सकती हो। और फिर अभी तो गर्मियां आने वाली हैं, तो बेल का शरबत गर्मियों में बहुत बिकेगा। इसके बहुत फायदे होते हैं, लोग इसे बहुत शौक से पीते हैं। तुम्हारी अच्छी बिक्री हो जाएगी। आपने बहुत अच्छा सुझाव दिया मास्टर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मास्टर जी का सुझाव मानकर मीनाक्षी घर आती है। वो देखती है कि मंगल को थकान और कमजोरी महसूस हो रही थी। वो मंगल को डॉक्टर के पास लेकर जाती है। घबराने की कोई बात नहीं है। लगता है मंगल तेज धूप और गर्मी में काफी देर घुमा है, इसलिए गर्म हवा लग गई है। मैंने मंगल को दवाई दे दी है, इससे आराम आ जाएगा। सुनो जी, आप क्यों चिंता में घुल रहे हो? अगर आपको कुछ हो गया तो मेरा और केशव का क्या होगा? मुझे पता है आप काम की तलाश में सारा दिन धूप और गर्मी में घूमते रहते हो, पर अब आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। मुझे पैसे कमाने का रास्ता मिल गया है। पर हम क्या काम करेंगे मीनाक्षी? हमारे पास काम शुरू करने के लिए इतने पैसे नहीं हैं। मैंने कहा ना, सब हो जाएगा। बस आप अपने मन से इस चिंता को बाहर निकालो। अच्छा ये लो, देखो मैंने क्या बनाया है, बेल का शरबत। बेल का शरबत? हाँ, अब तुम इसे पीकर बताओ कैसा बना है। और तुम्हें पता है, इसे पीने से तुम्हारी सारी गर्मी दूर हो जाएगी। बेल की तासीर ठंडी होती है, इसका शरबत पीने से गर्मी में बहुत राहत मिलती है। मीनाक्षी, बेल का शरबत तो पीने में बहुत ही स्वादिष्ट है, और इसको पीकर कितनी ठंडक और ताजगी महसूस हो रही है। माँ, बेल का शरबत तो पीने में बहुत ही अच्छा है, मुझे और पीना है। ये ले और पी, मैंने बहुत सारा बनाया है। और ये शरबत का एक जग तो मास्टर जी को भी दिया। आज उन्हीं के कारण मुझे इस काम को शुरू करने का हौसला मिला है। कुछ दिनों बाद मीनाक्षी बेल के शरबत का ठेला लगाना शुरू कर देती है। धीरे धीरे मीनाक्षी के ठेले पर ग्राहक आने लगते हैं। सब लोग बेल के शरबत की बहुत तारीफ करते हैं। और फिर धूप और गर्मी के मौसम में जब ठंडा ठंडा बेल का शरबत पीने को मिल जाए तो उससे बढ़िया और क्या बात हो सकती है। मीनाक्षी बेल के शरबत का ठेला लगाकर अच्छे पैसे कमा लेती थी। धीरे धीरे सब कुछ ठीक होने लगा। मंगल भी इस काम में मीनाक्षी की मदद करता था। मीनाक्षी जानती थी, जब ईश्वर की कृपा से एक रास्ता खुला है तो आगे चलकर मेहनत से कमाई के और रास्ते भी खुल जाएंगे और केशव को पढ़ाने लिखाने का सपना एक दिन जरूर पूरा होगा। हेलो दोस्तों।